हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ मिंट रिसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं एक बार फिर से इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं, जहां पे आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और ये जो राइट्स हैं ये हमने माइनॉरिटीज को दे के रखी है आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से। अब जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, भारत में पॉपुलेशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन राइट्स की बात करी जाए तो ये आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। पूछिए क्यों? क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर एक जजमेंट पास किया है, जो कि एक बड़ी लंबी बैटल चल के आ रही थी कि वेदर एएमयू हैज द माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम उसको कह सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा चर्चा का विषय था, जिसको एक तरह से हॉल्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और एक कमेटी के गठन करने की भी बात करी है कि इसको एक कमेटी देखेगी। इसके बारे में दोस्तों हम बहुत ही डिटेल में इस जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके रखिएगा कि चाहे आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, जहां पे भी संविधान पूछा जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। 2 आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, लेकिन केस लॉज दोस्तों बहुत है और हर एक केस की अपनी इंपॉर्टेंस है। चाहे पीए इनामदार की बात कर लीजिए, टीएमएफआई की बात कर लीजिए, ये केसेस कुछ ना कुछ राइट टू एजुकेशन की भी बात करते हैं, जो एजुकेशन की राइट आर्टिकल 21A के अंदर हमें मिली है। तो उन आर्टिकल्स के अंदर भी हम इन केस लॉज को देखते हैं, जैसे स्पेशली टीएमएफआई का जो केस है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, उसके कुछ पॉइंटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्राइवेट अनएडेड, प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, इसके ऊपर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। और मैं आपके सारे कमेंट्स जो है वो देख रही हूँ, आपके जवाब भी देखती हूँ। आप लोग इसी तरह से इंटरेक्शन बनाए रखें और बहुत ज़रूरी है कि जो आपको गाइड कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं उनका इंटरेक्शन हो, और मैं भी जानूँ कि आप कहाँ से हो, भारत में कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो और कौन से स्टेट की तैयारी आप कर रहे हो और कहाँ तक की आप पहुँचे हो, अभी तक की कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज कल्चरल एंड एजुकेशन, अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक हेड बच रहा है, यानी कि हमने 5 राइट्स कवर कर ली हैं। एक इक्वालिटी, अच्छा इससे पहले हमने 12-13 भी देख लिया था, ठीक है। स्टेट और जेआर, स्टेट और जेआर, स्टेट क्या होता है और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, दोनों चीजें देख ली। इक्वालिटी देखा, आपका फ्रीडम देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सप्लॉइटेशन देखा, फिर हमने रिलीजन देखा। आज हम कल्चरल एजुकेशन राइट्स पे आ गए हैं और फिर हमारे सीआर बचेंगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये हम आर्टिकल 32 के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। अगर आपको आर्टिकल 31, 31A, B, C के बारे में भी जानना है तो बता दीजिएगा। वैसे मैंने फाउंडेशन में वो कवर किया हुआ था, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है आपसे। जो 31B है उसको पूछ लिया जाता है, तो आप कहिएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगी। दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29, जो माइनॉरिटीज है ना, जो माइनॉरिटीज है हमारे देश में, उन माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट हैं, जो भी उनकी चीजें हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन होना चाहिए है, इसमें स्क्रिप्ट की बात करी गई है, मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद वहीं पे आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 को जैसे ही आप रीड करोगे आपको उसका समझ में आ जाएगा सिनारियो। आर्टिकल 30 दोस्तों बात करता है माइनॉरिटीज की राइट कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो 2 आर्टिकल्स मैंने आपको बताए। एक बस ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये हेडिंग ही खाली याद करनी होती है, वो तो हम मेंस के हिसाब से डिटेल में जाते हैं। कई बार प्रीलिम्स में भी केस लॉज वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से भी तैयारी रखिएगा। बट जिस भी स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं या जीके पार्ट में भी संविधान पूछते हैं, तो जीके पार्ट में सिर्फ ये ऐसे ही पूछेंगे आपसे, हेडिंग क्या है। तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को हम 29 में प्रोटेक्ट कर रहे हैं और माइनॉरिटीज जो हैं
वो लोग जो माइनॉरिटी स्टेटस हासिल किए हुए हैं, या वो लोग जिनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं देश में, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश भी करने का हक दिया है और एडमिनिस्टर करने का भी हक दिया है। आगे आ जाइए दोस्तों, अब हम आर्टिकल 29 की बात करेंगे। बड़ा ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जनरल राइट देता है, और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 अगेन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। ठीक है, क्लॉज 1 देखिए क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, सबसे पहला क्लॉज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है भारत में कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो कि भारत की टेरिटरी में रिसाइड कर रहे हैं, नागरिक हैं ये सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स को आप माइनॉरिटी भी कह सकते हो, मेजॉरिटी भी कह सकते हो। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जो कि भारत की टेरिटरी में रिसाइड कर रहे हैं या भारत की टेरिटरी के किसी पार्ट में रिसाइड करते हैं, जिनका दोस्तों क्या है, जिनका डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, कुछ अलग, जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनके खुद के तरीके का है, अलग है, shall have the right to, उनको हमने अधिकार दिया है कि वो अपने खुद के जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तीनों शब्द यहां पे याद रखने हैं आपको। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज जो भाषा है उनकी, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर, वो यहां पे उसको कंजर्व कर सकते हैं, और उसको अपने इंटरेस्ट को यहां पे आगे भी बढ़ा सकते हैं। कंजर्व करने, किसी चीज का कंजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज का प्रोटेक्शन क्या होता है, कि आपको हम राइट देते हैं। अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी से आप अलग हो, तो आपको हम संविधान में राइट दे रहे हैं, आपको हम कहीं दूध में से मक्खी निकाल के अलग नहीं कर रहे हैं। एक तरह से ये राइट हमने रिकॉग्नाइज किया ताकि वो प्रॉब्लम ना आए, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में क्लियर कर दिया कि माइट भी हमारे देश में कुछ ऐसे सिटीजन्स होंगे जो आपकी तरह लैंग्वेज ना बोल रहे हो, जिनकी स्क्रिप्ट आपकी तरह ना हो, जिनका कल्चर आपसे अलग हो, लेकिन उनके पास भी अधिकार रहेगा। उनको आप इल ट्रीट या मिस ट्रीट मत करिएगा। समझ रहे हो? ये क्लॉज 1 कहता है। अब क्लॉज 2 देखिए दोस्तों। क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन, नागरिक की बात करी गई है यहां पे, ध्यान रखिएगा, पर्सन वर्ड नहीं यूज किया गया है। नो सिटीजन, आपका मन भी होता है मतलब पढ़ने का? मुझे सच बताइएगा आप लोग, क्या आपने अभी तक की, मैं आ गई आर्टिकल 29 तक की, क्या अभी तक की आपने कोई चार्ट बनाया? कहाँ कहाँ पे मैडम ने पर्सन बताया है, कहाँ कहाँ पे मैडम ने सिटीजन बताया है, कहाँ कहाँ पे मैम ने रिजर्वेशन के केसेस बताए हैं? तो आप लोगों से इतना अच्छे से बातचीत तो नहीं हो पाती है लाइव क्लास की तरह, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा आप भी इनिशिएट करिए, थोड़ी मेहनत करिए, है ना। बिना मेहनत के, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, आप सोच रहे हो बिना हाथ हिलाए आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला आपको, है ना। थोड़ी मेहनत करिएगा। अब जैसे सिटीजन जहां जहां पे मैं बता रही हूँ, तो एटलीस्ट एक चार्ट बना के भाई लिख लो। अब उस चार्ट को 3-4 बार देखोगे तो वो लर्न हो जाएगी आपको, है ना। आगे आइए। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड। शैल वर्ड आप जानते हो, हमने एविडेंस एक्ट में बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि ये एक तरह से मैंडेटरी कर देता है, मैंडेटरी हो जाती है चीजें। मे वर्ड में क्या आता है, डिस्क्रिशन आ जाता है। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड व्हाट, डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट मेंटेन किए हुए है, या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट से पैसा लेता है, एड लेता है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, नॉट जस्ट मनी, एड किसी भी तरीके का हो सकता है। रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अब फंड्स की क्योंकि ये बात हो रही है तो हम फाइनेंशियल बात करते हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्लॉज 2? क्लॉज 2 कह रहा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में
हम उसको एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे। अब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया गया है या स्टेट उसको फंड करता है, फंडिंग देता है। फंडिंग मतलब फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हो ना। अब इसमें दोस्तों ग्राउंड्स बता दिए गए हैं। जिन केस लॉ का मैं वर्णन कर रही थी कि बहुत सारे केस लॉज हमें इसमें पढ़ने हैं, वो केस लॉज क्यों उमड़ के आते हैं? वो केस लॉज इसीलिए उमड़ के आते हैं क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी देखा है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 भी देखा हुआ है, इसको भी एक बार देखिएगा बेयर एक्ट में। और वहीं पे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है जो कि क्या कहता है कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए या पैसा ले रहे हैं वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम मना कर सकते हैं क्या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ना तो स्टेट के द्वारा एड ले रहा है, ना मेंटेन किया गया और ना ही उनके फंड से उनको पैसा दिया जा रहा है, तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है? यही केस लॉज के थ्रू हमें पता लगता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पॉइंट पे, या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ने क्या कहा। अब ग्राउंड्स दोस्तों देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि धर्म के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे जो स्किन का कलर होता है, कास्ट के ग्राउंड पे, लैंग्वेज के ग्राउंड पे यानी कि भाषा के रूप से, या इनमें से किसी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे और आप ये नहीं कहोगे कि हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते, इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि तुम इस धर्म के हो, तुम्हारी ये कास्ट है। क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा बनाया गया है, उसके फंड से मेंटेन किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। तो क्लॉज 1 आर्टिकल 29 क्या कहता है? कंजर्वेशन राइट 29(1). 29(2) नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। 4 ग्राउंड्स आते हैं। क्लियर? एक और चीज दोस्तों समझ के चलिएगा कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, ये माइनॉरिटीज 2 तरीके की हो सकती हैं। जानते हो आप लोग क्या क्या हो सकती हैं? दोस्तों रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। माइनॉरिटीज रिलीजियस भी हो सकती हैं और माइनॉरिटीज लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं। लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो लोग हैं उनमें से अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये पर्सन माइनॉरिटी को, ये पर्सन माइनॉरिटी में है, किसी भी क्लास में अगर मान के चलिए 100 बच्चे हैं और 40 बच्चे कह रहे हैं कि मंडे को टेस्ट होना चाहिए और 60 बच्चे कह रहे हैं कि मंडे को टेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इजीली हमें पता चल जाता है ना कि भाई मेजॉरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में कौन है। उसी तरह से जनरल रेशियो हम देखते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा माइनॉरिटी में या ये बंदा जो है ये माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, तो हमारा कहने का मतलब क्या होता है? हमारे कहने का मतलब ये है कि वो बंदा माइनॉरिटी हो सकता है धार्मिक रूप से भी, और जो वो भाषा बोल रहा है उस रूप से भी वो माइनॉरिटी हो सकता है। देश में माइनॉरिटीज 2 प्रकार की हमने रिकॉग्नाइज करी है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि या तो आप ऐसे धर्म को फॉलो करते हो जिससे आप मेजॉरिटी से एक तरह से अलग हो जाते हो और आप माइनॉरिटी हो, आपकी राइट हमने रिकॉग्नाइज करी है, या फिर आपकी भाषा ऐसी है। पहला कौन सा ऐसा स्टेट था? कमेंट में मुझे बताइएगा। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वो लोग जो मुझे पहली बार जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनको दिक्कत आएगी अगर आपने नहीं पढ़ा है ये। तो भारत का पहला ऐसा स्टेट कौन सा था जो भाषा के रूप से बनाया गया था, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने वाला भारत का पहला स्टेट कब बना और कौन सा था, और किसका योगदान सबसे ज्यादा था उसमें? जान भी चली गई बेटा, स्ट्राइक में जान भी चली गई। बात मेरी समझ आ गई आपको?
अब ये चीज हमें क्लियर कैसे होगी, ये मैं आपको फिर से बताती हूँ। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जैसे इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करी हैं। हमारा देश ब्यूटीफुल क्यों कहा जाता है? पूरी ही विश्व में, पूरी ही दुनिया में इंडिया को यूनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप हर तरह के लोग पाओगे। देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कल्चर होगा, जैसे आप देखे हो कितने सारे डांस फॉर्म्स हैं हमारे देश में। लैंग्वेजेस हमने कितनी रिकॉग्नाइज करी हैं। अब जैसे हिंदी को आप जानते हो, अभी हम लोग जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस का चैप्टर पढ़ेंगे तो और पिक्चर आपको क्लियर कराऊंगी मैं। तो हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? हर एक लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है, जान रहे हो ना आप? तो हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? हिंदी की स्क्रिप्ट हम लोग जानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट है। उसी तरह से एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी होती है। देयर आर मेनी स्क्रिप्ट्स जिनके ऊपर लैंग्वेजेस बेस्ड होती हैं। तो वही स्क्रिप्ट का मेंशन आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में किया गया है। तो ये डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में बहुत सारे कल्चर्स हो सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं, और उन सबको हमने प्रोटेक्ट करके रखा है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में। आगे आइए, अब हम लोग दोस्तों आर्टिकल 30 इसी पॉइंट पे देख लें, ताकि फिर हमें केस लॉज अच्छे से समझ आ जाएंगे। आर्टिकल 30 देखिए, बहुत जरूरी आर्टिकल है। यहां पे आर्टिकल 44 आर्टिकल कह रही हूं, 44th अमेंडमेंट एक्ट से भी क्लॉज 1A हमने ऐड किया था 1978, ठीक है? जब हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया था तो यहां पे एक एडिशन हुआ। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, हमने बता दिया कि माइनॉरिटीज किस 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 तरीके से हमने उनको राइट देके रखी हैं। तो देश में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो माइनॉरिटी धार्मिक हो, चाहे वो माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेस पे हो, उसके पास राइट है। क्या राइट है? एस्टैब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उसके खुद के चॉइस के। सिंपल सा क्लॉज 1 है। लॉ को कभी भी कॉम्प्लिकेट मत किया करिए आप लोग। लॉ इज वेरी सिंपल। दिक्कत कब आती है, समझ में कब नहीं आता है, प्रॉब्लम कब आती है, केस लॉस कब नहीं समझ में आते, जब एक जनरल चीज को, एक कॉमन सेंस की चीज को आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो। भाई लॉ का इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट्स भी करते हैं ना। कैसे करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि लॉ इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी ब्यूटिफुल, नेवर कॉम्प्लिकेटेड। कितना सिंपल सी बात कह रहा है जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो भाषा के रूप से माइनॉरिटी हो, उनको हम भारत में राइट देते हैं कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश भी कर सकते हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल सिलेबस बताना, फॉर एग्जाम्पल करिकुलम बताना, फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स कौन कौन सी लागू होंगी, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हम टीचर्स को यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं, सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। हम क्योंकि किसी चीज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? जब हम गवर्न करना शुरू करते हैं, जब हम एक तरह से रूल करते हैं, तो उसी तरह से जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो हम उसको चला रहे हैं। क्लॉज 1A का मैंने आपको वर्णन किया था। क्लॉज 1A यहाँ पे ऐड किया गया था। इसको एक बार देख भी लेना दोस्तों। माइट बी अमेंडमेंट एक्ट वैसे 44 थी, एक बार इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A ये बात करता है दोस्तों कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की। किसकी बात करता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये क्लॉज सिंपली ये कहता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन का राइट, मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो लॉ जब भी स्टेट के द्वारा प्रॉपर्टी एक्वायर करी जाती है, स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे करता है? स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है बाय मेकिंग लॉज। तो क्लॉज 1A ये कहता है कि भाई जब भी तुम किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करोगे या किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एक्विजिशन होगा, तो उस लॉ में मान के चलिए कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट है कि इतने अमाउंट की प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हो, XYZ कोई भी अमाउंट दिया गया है, तो उसके साथ पैरिटी होनी चाहिए, कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और एक्विजिशन के टाइम पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है
कि जो जनरल राइट्स है माइनॉरिटीज के उनको आप वायलेट ना करना। क्लॉज 1 कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इन मेकिंग एनी लॉ, पहले तो कानून बनाने की बात करी गई है कि जब भी कोई कानून बना रहे हो जिसमें प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात कर रहे हो किसी ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो कि एस्टैब्लिश किया गया है और एडमिनिस्टर किया जाता है बाय अ माइनॉरिटी, जो कि क्लॉज 1 में रेफर्ड है, स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट आर्टिकल 12 सीधे हम जाते हैं जब भी हम पार्ट 3 की बात करते हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेवारी है दोस्तों कि वो इंश्योर करेगा जो भी अमाउंट फिक्स किया गया है दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड, इस कानून के अंदर हमने डिटरमाइन किया कि फॉर एग्जांपल हम 10 लाख की प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकते हैं या XYZ कोई भी सर्कमस्टांस ऐसी बनी, तो जो भी अमाउंट फिक्स किया गया या डिटरमाइन किया इस लॉ के अंदर, अंडर सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज, वो अमाउंट ऐसा होगा कि वो रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट नहीं करेगा माइनॉरिटीज की राइट में, माइनॉरिटीज की राइट्स को जो कि हमने यहाँ पे इस क्लॉज में रिकॉग्नाइज करी हैं, जो हमने दे के रखी हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में हमने क्या दिया है कि तुम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि कोई एक्स प्रॉपर्टी की इतनी एकड़ जमीन पे, मान के चलो 20 एकड़ जमीन पे बनने का हमने आदेश आपको दिया हुआ है, बना सकते हो। आपने 25 एकड़ की जमीन पे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थापना कर दी, लॉ बनाया गया। लॉ बनाने में ये कहा गया कि 20 एकड़ की जमीन तक की बनाने की इजाजत है, बाकी 5 एकड़ की जमीन तो आप अक्वायर करोगे कि आप 15 एकड़ जमीन अक्वायर कर लोगे कि आप 20 एकड़ जमीन अक्वायर कर लोगे। अगर आपने 5 एकड़ जमीन से ज्यादा अक्वायर एक्विजिशन कर लिया तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इन्फ्रिंज हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1A में मना किया गया है। कहा है इस तरह से आप अक्वायर कर सकते हो या ऐसा अमाउंट फिक्स करोगे जो कि इनकी राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा या एब्रोगेट नहीं करेगा, जो हमने यहाँ पे देके रखी हैं। इससे ज्यादा सिंपल वे में एग्जाम्पल देके मैं आपको नहीं बता सकती। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, मैं फिर से बता दूंगी। क्लॉज 2 पे आइए। क्लॉज 2 क्या कहता है दोस्तों? क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शाल नॉट, बड़ा प्यारा क्लॉज है ये भी, कहता है स्टेट क्या नहीं करेगा, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट करेगा, जब स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट करेगा तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट। डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे नहीं करेगा कि अच्छा तुम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तुमको हम ज्यादा एड देंगे, तुम मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तुमको हम कम पैसा देंगे, या तुम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो इसीलिए तुम्हें एड नहीं मिलेगा, या तुम मेजॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तुम्हें हम ज्यादा एड देंगे। ये नहीं किया जा सकता है। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस ग्राउंड पे कि आप माइनॉरिटीज के मैनेजमेंट में हो, चाहे वो माइनॉरिटी धार्मिक हो, चाहे वो माइनॉरिटी भाषा के रूप से हो। जब आप एड ग्रांट करोगे, एड तो ग्रांट कर सकता है ना स्टेट किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो जब एड ग्रांट करेगा तो ये नहीं कह सकता कि मेजॉरिटी को हम ज्यादा देंगे मैरिटी को कम देंगे या वाइस वर्सा, दोनों चीजें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों चीजें होंगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ जाएगा, और डिस्क्रिमिनेशन मना किया गया है 30 क्लॉज 2 में। यहां तक कि कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, यहां तक की कोई दुविधा, दिक्कत? बहुत बढ़िया, आइए आगे आइए। अब मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था क्लासरूम का, तो माइनॉरिटी की जब भी हम बात करते हैं तो माइनॉरिटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इतनी बड़ा देश है हमारा, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है, हम कैसे बताएंगे कि कोई माइनॉरिटी है या नहीं है? तो जनरल रूप की जब हम बात करते हैं, जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं, जब हम कंट्री इंडिया को एज ए यूनिट लेते हैं, तो हम सिंपली ये देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज चाहे आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, हम पूरे कंट्री को एज ए यूनिट लेते हैं और आपको हम काउंट कर रहे हैं सिंपली एक क्लासरूम की तरह।
तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1993 इसके लिए बनाया गया है। इस एक्ट में कहा गया है माइनॉरिटी वो कम्युनिटी है जो कि नोटिफाई करी गई है एज अ माइनॉरिटी। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है इस एक्ट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे, मुस्लिम्स को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, पारसीज को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को माइनॉरिटी घोषित किया है। कैसे किया है? जब हमने कंट्री इंडिया को एज अ यूनिट लिया। तो क्या ये रूल हर जगह एप्लीकेबल हो पाएगा? आप बताओ। इज इट पॉसिबल दैट दिस रूल वेर इन वी आर टेकिंग इंडिया एज अ यूनिट, दिस विल बी एप्लीकेबल एवरीवेयर? माइट बी देयर इज अ स्टेट लाइक पंजाब वेर इन 6 आर इन majority। अभी हमने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 माइनॉरिटी हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पंजाब वेर इन 6 आर इन majority? हमने बोला क्रिश्चियंस माइनॉरिटी हैं। व्हाट अबाउट नागालैंड वेर इन क्रिश्चियंस आर इन majority? हमने बोला मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं। व्हाट अबाउट JNK वेर इन मुस्लिम्स आर इन majority? आप बताओ। तो जब भी हम सेंट्रली बात करते हैं या जब हम कंट्री को एज ए यूनिट लेते हैं, हम इनको माइनॉरिटीज बोलते हैं, लेकिन कोर्ट्स का अलग व्यू है। ऐसा नहीं कि लॉ को कहीं ना कहीं हिट कर रहा है कोर्ट का व्यू। कोर्ट कह रहा है कि ठीक आपने डिफाइन किया है, लेकिन हमें स्टेट वाइज भी देखना पड़ेगा, स्टेट को एज ए यूनिट भी लेना पड़ेगा। और जब भी माइनॉरिटीज को डिटरमाइन करना होता है, हम स्टेट को एज यूनिट लेंगे। ये बहुत सारे केसेस में कहा गया, अभी हम आगे देख लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आगे आइए। जैसे कि मेरे दोस्तों, केस देखिएगा, केस है री केरला एजुकेशन बिल। आई थिंक वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। वन ऑफ द केसेस जहां पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हुए थे, केरला एजुकेशन बिल, बहुत इंपॉर्टेंट केस। और माइनॉरिटीज के लिए भी केस बहुत जरूरी है। इस केस में कहा गया कि जब भी हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो न्यूमेरिकली बात करते हैं। तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो कि न्यूमेरिकली 50% से कम है, उसको हम माइनॉरिटीज कहेंगे। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट केस है सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये 1992 का केस है। मैं सिर्फ लैंडमार्क केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हाई कोर्ट्स के भी हैं, उतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए माइट भी वो हाई कोर्ट के ओपिनियंस इंपॉर्टेंट ना हो। तो वो केसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे इस टॉपिक पे, वो मैंने छोड़े नहीं, मैं चाह के भी नहीं हटा सकती। जैसे सेंट स्टीफेंस का केस। इस केस में क्या कहा गया? स्टेट और यूनिवर्सिटी कैन नॉट प्रोवाइड, कोई भी स्टेट या कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि एडमिशंस जो हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मेरिट पे होंगे, मेरिट के बेसिस पे हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो भी माइनॉरिटी एडेड यानी कि स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 50% सीट्स अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकते हैं। सेंट स्टीफेंस के केस में कहा गया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी क्रिश्चियन ने वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया है, तो वो क्रिश्चियन चाहें तो 50% सीट्स जो हैं वो अपने क्रिश्चियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर सकते हैं या रख सकते हैं, और उसको हॉल्ट करके रख सकते हैं। आगे आइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं TMA पाई फाउंडेशन केस। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2002 का ये केस है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, इश्यूज थे जो इस केस में निकल के आए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज थे। दिस इज अ वेरी बिग जजमेंट। 9 जजेस बेंच थी इस केस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लीजिएगा इसको एक बार। तो सवाल क्या उठे इसमें? मेजर जो सवाल थे, कहा कि जो माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्लियर नहीं हो रहा था। इतने सारे केसेस आ गए, आपने देखा ना, री केरला एजुकेशन बिल, सेंट स्टीफेंस, उसके बीच में भी बहुत सारे केसेस आए जहां पे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि माइनॉरिटीज होते कौन है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या क्या होगा, किसको कहेंगे हम, बहुत सारी पिक्चर क्लियर हुई थी इस केस में। फिर इसके भी रेशियो को हमने डाइल्यूट कर दिया था, देखते हैं अभी इसको। फिर इस केस में ये भी सवाल उठा था कि जो सेंट स्टीफेंस का केस है, क्या वो सही डिसाइड किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने सेंट स्टीफेंस के केस में क्या कहा कि 50% सीटें रिजर्व कर लो,
मेरिट के बेस पे आप कर नहीं सकते, ये सही नहीं है, समझ रहे हो। 2002 का TMAPI का केस आया, ये सारे पॉइंटर्स इसमें हैं, ये आपको PDF में मिल जाएंगे दोस्तों, इसको रीड कर लेना अच्छे से, कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स इस केस में कहे गए। इसको हम एक एक करके समझेंगे, माइट भी एक आध पॉइंट आपके बाउंसर चला जाए, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से अगर 5-6 पॉइंट्स भी आप निकाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि सबसे पहली बात TMAPI के केस में जो क्लियर करी गई वो ये कही गई कि माइनॉरिटीज को जब हम डिटरमाइन करेंगे तो हम स्टेट को यूनिट लेंगे, स्टेट शैल बी टेकन एज अ यूनिट एंड नॉट द होल ऑफ इंडिया। फिर इन्होंने कहा ऑफ देयर ओन चॉइस कहा गया है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑफ देयर ओन चॉइस, आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो उसी को एक्सप्लेन किया यहाँ पे TMAPI के केस में कहा गया ऑफ देयर चॉइस, ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आर्टिकल 30 में कवर्ड होंगे, कोई भी अगर प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक। फिर उसके बाद आइए, इस केस में कहा गया एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अनएडेड, कोई ऐसा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एड नहीं लेता है उनको हम यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उनको स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता। जब हम तुमसे पैसा नहीं ले रहे तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तुम्हारे मामले। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, ये बड़ा जरूरी पॉइंट था, कहा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में जो राइट्स माइनॉरिटीज को हमने दिए हैं ये कोई एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये आप ना सोचिएगा कि ये राइट्स एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नेचर के नहीं। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा, कहा एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एडेड जो स्टेट से फंड लेता है वो इंटाइटल्ड है एडमिशंस लेने के लिए स्टूडेंट्स को जो एक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एडमिट नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। फैसले में कहा गया कि आप माइनॉरिटी बच्चों को तो लीजिए लेकिन नॉन माइनॉरिटी को भी रीजनेबल एक्सटेंट, ऐसा नहीं है कि आपने 100 बच्चे लिए माइनॉरिटी से और 2 बच्चे मेजॉरिटी के, ये ना करिए, ये मतलब मेजॉरिटी क्या नॉन माइनॉरिटी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कहा अगर कोई एडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोफेशनल एजुकेशन इंपार्ट करता है, इट कैन ऑल्सो बी स्टिपुलेटेड दैट पासिंग ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड बाय द स्टेट एजेंसी इज नेसेसरी टू सीक एडमिशन। कहा अगर कोई स्टेट फंडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ये भी कह सकता है कि आपको एक कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे नीट, जैसे क्लैट, आपको ये देना पड़ेगा, जो कोई एडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद आइए, कहा अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, एडमिशन लेने का तरीका अडॉप्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट को, लेकिन वो जो तरीका है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब फेयरनेस तो रहो, नेचुरल जस्टिस को तो फॉलो करो। उसके बाद देखिए क्या कहा, कहा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक हो जाता है एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एक हो जाता है अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको भी हमने ग्रेटर ऑटोनॉमी देके रखी है एज कंपेयर टू एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द अनएडेड यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से फंड्स नहीं लेता है, उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी है, मच ग्रेटर ऑटोनॉमी देन एडेड इंस्टीट्यूशंस। फिर उसके बाद कहा द राइट टू एडमिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज नॉट एब्सोल्यूट। देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इंश्योरिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मेंटेनिंग एक्सीलेंस। आप कह रहे हो कि मेरे पास अपने तरीके हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ओन प्रोसीजर। अब उससे क्या हो रहा है, आप डिग्रेड हो रहे हो एज एन इंस्टीट्यूशन, तो स्टेट आपके ऊपर रोक लगाएगा, स्टेट आपके प्रोसीजर को रेगुलेट करेगा, चेक करेगा आके आपको, आपकी क्या रूल बुक बनी हुई है, आपका क्या तरीका है, आप कितनी फीस चार्ज कर रहे हो, क्या करिकुलम है आपका, जरूरी भी है एक्सेलेंस करने के लिए। भाई हम देश में किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्यों चलने दें, क्यों रन होने दें जो कि हमारे देश का नाम खराब करेगा। फिर देखिए, ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 19(1)(g) एंड 26(a) पढ़ चुके हैं हम। फिर देखिए क्या कहा, कहा फीस चार्जेबल, जो फीस ली जाती है बाय अनएडेड इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी रेगुलेटेड
लेकिन कोई कैपिटेशन फीस आप चार्ज नहीं करोगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ये आर्टिकल 21A पे भी हम पढ़ते हैं। फिर कहा एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फीस कैन बी सो चार्ज एज देयर इज नो प्रॉफिटेरिंग। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे भी बता दूं कि कैपिटेशन फीस का क्या सिनारियो है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा, एन एडेड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट हैव द सेम ऑटोनॉमी इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जिस तरह से एक प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन इसको हम सरकारी इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि आप फंड खाली ले रहे हो अगर सरकार से, ठीक है, एडेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आर्टिकल 30 में बनाया गया है, उसको हम एग्जैक्टली सरकारी इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन आप एक अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह भी नहीं हो, तो चेक तो करा जाएगा आपको। While giving aid to professional institutions, authority may prescribe the conditions along with the reservation policy for non-minority students कि क्या-क्या तरीका होना चाहिए। The merit may be determined on the basis of entrance examination। तो इस तरह से सेंट स्टीफेंस को क्लियर किया गया कि यहाँ पे क्या कहा गया था, कहा एडमिशन स्टेट या यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि एडमिशन किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरिट पे होंगे। उसी चीज को यहां पे क्लियर किया गया। अब दोस्तों आगे आ जाइए, एक और बड़ा जरूरी केस है, वो है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। पिक्चर और थोड़ी क्लियर करी गई इस केस में। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वाज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन एज अ माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 30 में बनाया गया इंस्टीट्यूशन था। अब यहां पे क्या कहा गया, स्टेट की एक ड्यूटी है टू एंश्योर दैट एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी इनइक्वालिटी के, एंड दैट द ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। फिर उसके बाद क्या कहा गया, कहा गया द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के अंदर एब्सोल्यूट नहीं है, and that minority institution must comply with regulatory standards। ये तो TMFI में भी कहा गया। फिर क्या कहा, while the government has the power to regulate the minority education institution, सरकार के पास पावर है minority education institutions को रेगुलेट करने की, it cannot interfere with their essential autonomy and right to administer their institutions in accordance with their distinct cultural and religious traditions। इन सारी चीजों में आप इंटरफेयर मत करिए। आप रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज का कोई एसेंस होता है, कोई ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन को आप हैम्पर या टच मत करिए, वरना फिर आप राइट नहीं दे रहे हो। फिर क्या फायदा ऐसी राइट का जब आपका कंप्लीट इंटरफेरेंस आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। आगे आइए, एक और केस दोस्तों, एक और केस, पीए इनामदार, अगेन थोड़ी पिक्चर और क्लियर हुई इस केस वर्सेस स्टेट ऑफ। देखिए जब साल दर साल चीजें बढ़ती हैं, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चीजें चैलेंज होती हैं, तभी तो कोई रूल आएगा या तभी तो कोई लॉ डिक्लेयर किया जाएगा, तभी तो वो बाइंडिंग होगा। पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट के भी ख्वाब तो आ नहीं रहे कि अच्छा चलो इस पे कुछ डिसाइड करते। भाई सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस लेगा तो किसी मैटर पे लेगा ना जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का मैटर है, वरना चैलेंज किया जाएगा कोई चीज। तो इस केस में देखिए क्या कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें कही गई, कहा माइनॉरिटीज चाहे लिंग्विस्टिक हो चाहे रिलीजियस हो, इनको स्टेट वाइज हम डिटरमाइन करेंगे। माइनॉरिटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो जो कि कोई सिख है यहाँ पे, ठीक है, सिख, वो जो कि कोई एड रिकग्निशन नहीं लेते हैं, वो इंस्टीट्यूशन जिनको एड चाहिए है, वो इंस्टीट्यूशन जिनको सिर्फ रिकग्निशन चाहिए, आपसे पैसा या फंडिंग नहीं चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया, कैटेगरी ए जो है ये अपनी राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कैटेगरी बी और सी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस और रेगुलेशन इनके ऊपर किया जा सकता है, जिनको एड चाहिए है, जो रिकग्निशन चाहते हैं। लेकिन ऐसे जिनको ना तो एड चाहिए ना तो रिकग्निशन चाहिए, आपसे कोई मतलब नहीं होगा सरकार को। अब देखिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी पीए इनामदार के केस में। द स्टेट में स्टेप इन into securing transparency and recognition of merit and admissions
Right to administer does not include, very important point, please write this point, okay, answer writing में, the right to administrator नहीं है, right to administrate या administer, sorry, administer, गजब राइटिंग है भाई, PER, ठीक है, इसको हटा देना, does not include the right to mal administer, एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दिया है, चलाने का दिया है, बर्बाद करने का राइट नहीं दिया है आपको। इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन पर्टिकुलरली टेक्निकल या प्रोफेशनल, इनका एक डिफरेंट क्लास होगा। राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑक्यूपेशन प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g). लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नॉट एक्सीडिंग 15% may be made available to non-resident Indians in an unaided non-minority institutions या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स एनी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। कोई ऐसा अनएडेड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, समझ लो। फिर उसके बाद देखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन होल्डिंग एंट्रेंस टेस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एंट्रेंस टेस्ट करवाइए। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में कैपिटेशन फीस आप चार्ज नहीं करिए तो ज्यादा अच्छा है। फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल होना चाहिए। ये सारा एक रेशियो निकल के आता है आफ्टर दी PA इनामदार केस, जिसको उठा के पूरी तरह से धर पटक कर दिया इन दी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके। दोस्तों 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए। हम क्यों पढ़ते हैं वो सभी केस? इसीलिए कि भैया इतने इंपॉर्टेंट केस थे कि इनके चलते संविधान को अमेंड करना पड़ गया। चंपाकम दुराई राजन पहला वो केस था जहां पे रिजर्वेशन की बात करी तो हमने 15(4) ऐड कर दिया। रिक्वायरमेंट थी ना, 15(5) क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने TMA पाई और PA नामदार को हमें डाइल्यूट करना था। आप किसी और राह जा रहे थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कह दिया कि यही राह में पकड़नी है। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में क्या कहा? 15 क्लॉज 5 में हमने कहा नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15 19(1)(g) में भी कुछ नहीं इसके अंदर माना जाएगा। तो नथिंग इन दिस आर्टिकल and article 19 shall prevent the state from making any special provision। अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो कि अनएडेड है, तो वहां पे आप क्या करोगे? रिजर्वेशन पॉलिसी लाके। यहां पे देखिए इन्होंने क्या कहा, फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट of any socially and educationally backward classes of citizens, STs सब आते हैं, in so far as such special provisions relate to their admissions to educational institutions including private educational institutions इसके अंदर आ गए। अब ये private educational institutions चाहे सरकार से पैसा लेते हो, फंडिंग होती हो, चाहे न मदद लेते हो, तब भी यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी लाई जा सकती है। अदर देन दी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30, इनको यहां पे एक्सक्लूड किया गया। इनके बारे में हमने केसेस देख लिए कि भाई अगर आप माइनॉरिटीज को ले रहे हो तो मेजॉरिटीज को भी लो। लेकिन ये कहने का मतलब कि प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशन है वहां पे रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमने 15(5) में क्लियर कर दिया। फिर इसी चीज को अशोक कुमार ठाकुर में पक्का पोड़ा कर दिया एकदम, ठीक है। आइए आगे आइए। ये पूरा सिचुएशन मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, कहानी पूरी मैंने आपके सामने कर दी है क्लियर। आइए अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे DAV कॉलेज का केस बहुत जरूरी है 2930, ये आप नहीं छोड़ सकते। द राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड्स राइट टू इम्पार्ट रिलीजियस नॉलेज इन द इंस्टीट्यूशंस। The right to administer education institution of their choice includes कि आपके पास मीडियम ऑफ किस तरह से आपको पढ़ाना है, हिंदी में, उर्दू में, आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, ये भी आपके पास राइट है। DAV कॉलेज का केस था, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर करा एक सर्कुलर। ये सर्कुलर जो है ये इशू किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा पटियाला में, जो है रिक्वायरिंग सभी कॉलेजेस जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से जो अफिलिएटेड थे, इंक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हो
कि आपको पंजाबी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में, जैसे पंजाबी लैंग्वेज गुरुमुखी स्क्रिप्ट है इसकी, एज आपको उसको इंट्रोड्यूस करनी है। माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में एडमिनिस्टर इंक्लूडेड इन द राइट टू हैव द चॉइस ऑफ, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ये सेंटेंस हटा दीजिएगा, ये रिपीटेड आ गया, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डीएवी कॉलेज के केस में स्ट्राइक डाउन किया। ये तो सही नहीं है ना फिर, क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के या सिर्फ माइनॉरिटी ग्रुप के बच्चे नहीं आ रहे, नॉन माइनॉरिटी भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ये इसमें हम देखने वाले हैं नो राइट टू रिकॉग्निशन और अफिलिएशन। इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज का केस है, ये भी बहुत जरूरी केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कि किसी यूनिवर्सिटी से आपका अफिलिएशन हो। ये भी क्वेश्चन उठा था। अफिलिएशन करा क्यों जाता है? उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एजुकेशनल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कंटेंट दिया जा रहा है, कौन कौन लोग वहां पे अपॉइंट हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए। Therefore, measures which regulate the course of study, qualification, appointment of teachers, जो मैंने अभी बताया, conditions of employment, health, hygiene, facilities are all comprised in the matters to affiliation of minority institutions. These regulatory measures are for uniformity, efficiency, excellence. As such, do not violate the right of minorities जो कन्फर करी गई है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है उसकी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अफिलिएशन क्या होता है? रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, तो वो मेजर्स यहाँ पे किए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये वॉयलेट भी नहीं करता है माइनॉरिटी की राइट्स को। आगे आइए, ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छे से। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले क्या था? आर्टिकल 31 था। It guaranteed the fundamental right to property and it also provided for compulsory acquisition. Amendment has omitted Article 31 and in place Article 300A ऐड कर दिया है, जो कि right to property अब हमारी constitutional right रह गई है। So with a view to safeguard the right to property belonging to an educational institution, इसको safeguard करने के लिए minorities educational institution 44th Amendment Act ने clause 1A डाल दिया और उसमें हमने ये provision डाल दिया। ये मैंने आपको explain कर दिया। इसी पे एक केस है, ये Apex Court was called upon to interpret for the first time the provision clause 1A। ये किया गया था सोसाइटी ऑफ सेंट जोसेफ्स कॉलेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जजेस की। रूल दैट क्लॉज 1A ऑफ आर्टिकल 30 स्टेटेड दैट आफ्टर द डेट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, यानी कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वही चीज जो आर्टिकल 31A में कही गई है। लॉ further the law must make provision that ensure that the amount fixed for the acquisition was such as did not restrict or abrogate। तो ये चीज वही चीज रिएटरेट एक तरह से करी है और इसी को इंटरप्रेट करा। इसको अगर डिटेल में देखना है तो ये केस भी देख लेना। बस स्टेट एड के बारे में एक और केस देख लीजिए भाई, रोमन कैथोलिक सोसाइटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसी को केरला एजुकेशन बिल में भी इस ओपिनियन को अपहेल्ड किया गया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर नॉट बिजनेस हाउसेज, दे डिड नॉट जनरेट वेल्थ एंड देयरफॉर दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट पब्लिक फंड्स। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कोई बिजनेस थोड़ा चला रहे हैं, उनको भी जरूरत है फंड्स की। द कोर्ट सेड द माइनॉरिटीज कुड नॉट बी हेल्ड विद द बर्डन ऑफ मेंटेनिंग, बिना ग्रांट के। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कोर्ट सेड, कुड नॉट बी वैलिड ग्राउंड टू डिनाइंग कि हमारे पास फाइनेंस कम है तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड नहीं देंगे। यही चीज केरला एजुकेशन बिल के केस में कही गई। तो एड भी यहाँ पे देना चाहिए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये भी ओपिनियन बहुत सारे कोर्ट्स का आया है। आगे आ जाइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक केस है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कहानी बड़ी लंबी चली है। तो 2 केसेस यहाँ पे हम देखते हैं, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और AMU वर्सेस डॉक्टर नरेश अग्रवाल। क्वेश्चन ये उठता है, क्या AMU एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है? क्या ये एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जिसको एक माइनॉरिटी ने स्थापित किया है, माइनॉरिटीज के द्वारा ही स्थापना हुई है इसकी कहानी देखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, मजा आएगा आपको जानने में। हुआ क्या, 1877 में सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने, ये जीके का भी क्वेश्चन है आपका,
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज का स्थापना किसने करी थी? पहले तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि MAO कहाँ पे है? अलीगढ़ में। किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने। थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन जो है ना उसको मुस्लिम सोसाइटी में फैलाएंगे और इस्लामिक वैल्यूज भी बताएंगे। डिस्पाइट बीइंग एन इंस्टीट्यूशन मेनली फॉर पर्सन्स ऑफ इस्लामिक फेथ, MAO कॉलेज वाज ओपन टू अदर कम्युनिटीज भी। आज भी AMU में आप देखिएगा हर जगह के बच्चे जाते हैं एंट्रेंस देने के लिए। हुआ क्या दोस्तों, 14 सितंबर का दिन था 1920, AMU एक्ट 1920 उसको पास किया गया और MAO कॉलेज और अदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को एक सिंगल यूनिवर्सिटी नाम दिया गया AMU के नाम से। MAO को और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को एकजुट करके AMU बना दिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ AMU एक्ट, द कोर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, द गवर्निंग बॉडी, यानी कि यूनिवर्सिटी का एक कोर्ट बनाया गया, वो गवर्निंग बॉडी है, उसमें इस्लामिक फेथ के लोग होंगे। अब देखिए 1951 में क्या हुआ, AMU एक्ट को अमेंड भी किया गया कि इसमें कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी मुस्लिम स्टूडेंट्स को, उसको अमेंड करने के लिए फर्दर अमेंडमेंट रिमूव कर दिया गया। द अमेंडमेंट रिमूव द प्रोविजन विच मैंडेटेड ओनली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। तो 1951 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ जिसमें से सिर्फ जो मैंडेटरी मुस्लिम लोगों को अलाउ करा जा रहा था वो सब चीजें चेंज करी गई। लेटर द एक्ट वाज अमेंडेड 1965 में, फिर अमेंड किया गया। कोर्ट वाज नो लॉन्गर द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, ये जो कोर्ट था ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी नहीं रहा। इट बिकेम अ बॉडी whose members were nominated by the visitor, the president of India. The powers were distributed among other bodies of the university, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, कि भाई आप डेमोक्रेसी आ जाए, उसमें डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फिर देखिए क्या हुआ, फिर 1981 में क्या हुआ, फिर से अमेंड किया गया यूनिवर्सिटी को रीडिफाइन करने के लिए और कहा कि इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, which was initially MAO college and later became MU. Powers of university under section 5 were amended to include a new clause for promoting educational cultural advancement of Muslims of India. 2005 में क्या हुआ, AMU ने 50% सीट जो है रिजर्व कर दी PG मेडिकल कोर्सेज में मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, कहा कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इस चीज को दोस्तों चैलेंज किया गया था इन डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस जब पिटिशन फाइल किया गया था तो पिटिशनर्स S. अजीज बादशाह पे रिलाई किए थे टू आर्ग्यू दैट AMU इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जिसमें कहा गया था, एंड द यूनियन एंड द यूनिवर्सिटी कंटेंडेड दैट S. अजीज बादशाह वाज नलिफाइड बाय द 1981 अमेंडमेंट। तो 1981 के अमेंडमेंट किया गया, तो इन लोगों का कहना यह था कि जो AMU यूनियन के यूनिवर्सिटी के जो लोग थे उनका कहना यह था कि भाई आपका S. अजीज बादशाह जिसमें कहा गया कि AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको तो हमने 1981 में ही अमेंड कर दिया था ना, क्योंकि हमने उसमें चेंजेस करके बता दिया कि क्यों स्थापना करी गई थी इसकी। देयरफॉर इट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा AMU कुड नॉट हैव एन एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। S. अजीज बादशाह को फॉलो किया गया, यही S. अजीज बादशाह 2024 में फाइनलाइज किया गया, यही केस है, चलता चला आ रहा था। फिर देखिए 2006 में क्या हुआ, 5 का सिचुएशन देख ली। 6 में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी चैलेंज द हाई कोर्ट डिसीजन, ये वाला जो नरेश अग्रवाल वाला था, सुप्रीम कोर्ट में। 24 अप्रैल 2006 को डिवीजन बेंच थी, जस्टिस KG बालाकृष्णन एंड जस्टिस DK जैन, उन्होंने स्टे लगा दिया AMU की रिजर्वेशन पॉलिसी पे। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द पॉलिसी वाज रेफर्ड टू अ लार्जर बेंच, क्या आप डिसाइड करिए भैया। फिर S. अजीज बादशाह के जो पिटिशनर्स थे आर्ग्यू दैट अमेंडमेंट वायलेटेड द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 के अंदर। फर्दर उन्होंने ये कहा कि अमेंडमेंट्स जो है उनकी रिलीजियस और चैरिटेबल कॉजेज आर्टिकल 26 के अंदर वो भी वायलेट कर रहे हैं। 1961 में ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 5 जजेस की बेंच बनी थी, इसके अंदर ये जजेस थे, और उन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुई है और अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, ठीक है। The bench reasoned AMU was neither established nor administered by Muslims, pointing out that the act was enacted through a central legislation. It may be that 1920 Act passed as a result of the efforts of the Muslim minority, but that does not mean that Aligarh University, when it came into being under the 1920 Act, was established by the Muslim minorities. तो इस केस में क्या कहा गया, इन्होंने कहा ये
कि हो सकता है 1920 एक्ट जो है वो पास किया गया था, मुस्लिम माइनॉरिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब इफेक्ट में आया वो मुस्लिम माइनॉरिटीज ने ही एस्टैब्लिश किया, क्योंकि लॉ पास किया गया था। दे हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट क्लियरली शो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमयू वाज नॉट वेस्टेड इन द मुस्लिम माइनॉरिटी। ये आपका 1967 का वर्डिक्ट है, ठीक है, एस अजीज बादशाह में जो हुआ, जो मैंने आपको बताया अभी कि एस अजीज बादशाह में इन्होंने 1967 में मैंने यहाँ पे जो रिलाई किया था। थोड़ा कनेक्शन बनाइए, फिर आगे आइए। 2016 में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इलेक्टेड टू द यूनियन in 2014 withdrew from the appeal, contending that it does not acknowledge the minority status of the AMU. The university pleads its case alone. 12 फरवरी 2019 को 3 जजेस की बेंच, जस्टिस गोगोई, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना, इस डिसीजन को रेफर किया 7 जजेस की बेंच। 12 अक्टूबर 2023 ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने क्या किया, 7 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी, जिसमें खुद थे जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा की इस मैटर की सुनवाई होगी। एज इट इज, ऐसे भी पूरी लिस्ट आ सकती है MCQ में कि ये जजमेंट किन किन जजेस ने डिसाइड किया है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। करंट सिचुएशन ये है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड 1967 वर्डिक्ट अगेंस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी टैग। तो एस अजीज बादशाह ही का केस है, जिस केस में उन्होंने जो प्रीवियसली 1967 में कहा, ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस हैज बीन ओवररूल्ड। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए इसको देख लें। माइनॉरिटी कैरेक्टर, अब कौन कौन जजेस थे हमारे सामने हैं। तो वाइल दी पर्पस, माइनॉरिटी का कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए कहा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए जो पर्पस है, इट शुड बी द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज और कल्चर होना चाहिए, बट यही सिर्फ पर्पस नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल नॉट लूज इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर बाय एडमिटिंग स्टूडेंट्स जो नॉन माइनॉरिटीज की, अजीज बादशाह में कहा गया है। कहा सेक्युलर एजुकेशन भी आप इम्पार्ट कर सकते हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। फिर उसके बाद कहा, इफ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैज रिसीव्ड एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो स्टूडेंट कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट in religious instruction if the institution is fully maintained out of state funds. It cannot provide religious instruction. आर्टिकल 28 में हमने इसको देखा था, याद आ रहा है। However, these institutions must still be considered. इनको तब भी हम माइनॉरिटी ही कहेंगे। और क्या कहा इन्होंने इस केस में, ये देखिए। The next step was implementation of the idea. The court said who contributed the funds for the institution. How was the land obtained or donated? Who obtained the necessary permissions and handled the construction and infrastructure? ये तो खैर प्रीवियस चीज़ है। अब इसमें क्या था ना, द AMU ओल्ड बॉयज एलुमनाई एसोसिएशन थी, इन्होंने रिटन सबमिशंस कुछ दिए थे, तो इन्होंने प्रूफ दिए थे किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इस स्लाइड को आप चाहो तो आप हटा भी दो, हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, क्योंकि हमने जो फैक्टम है वो देख लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इन्होंने कहा, द कोर्ट हेल्ड, यही पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक एक पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डज नॉट नीड टू बी हैंडल्ड बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इट वाज अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर सच एन इंस्टीट्यूशन एंड इट इज नॉट कंपेल्ड कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही लोगों को बुलाइए, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। कोर्ट ने कहा, द मेजॉरिटी हेल्ड दैट द कोर्ट्स कैन लुक एट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू सी इफ इट अफर्म्स विद द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ कुछ चीजें कही हैं। पिटिशनर्स ने यहाँ पे कहा था कि अल्टीमेट पावर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द मुस्लिम कम्युनिटी अंटिल 1950 विद द कोर्ट, जो कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, AMU सुप्रीम गवर्निंग बॉडी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ मुस्लिम्स। हाउएवर द सेंटर आर्ग्यूड दैट सेक्शन 13 and 14 of the AMU gave overriding authority to the authority such as the extent of the government control over the AMU। तो ये कुछ ना कुछ कंटेंशंस आए दोनों तरफ से, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस इनका हम होल्ड करके रखते हैं, और बाकी फर्दर एडमिनिस्ट्रेशंस के चलते और अंदर जो फैक्चुअल चीजें, इनके लिए एक कमेटी का गठन किया है कि भाई फर्दर इसको कमेटी रिव्यू करेगी, लेकिन अभी माइनॉरिटी स्टेटस हम यहाँ पे इनका, इसीलिए तो एस अजीज बादशाह 1967 ओवररूल होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो मुझे आपके सामने रखने थे, इसको हम
बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी जा नहीं सकते क्योंकि अभी कमिटी के द्वारा क्लियर नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं जनरली, क्या क्या कहा है कोर्ट ने। तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। माइनॉरिटी कैरेक्टर के बेसिस पे ये भी आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस हटा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बस इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होता है और ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, जुडिशरी का रोल इन सेफगार्डिंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, रेलिवेंट केस लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इससे बेसिक कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। एंड आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर डूइंग योर आंसर राइटिंग और नॉट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप आंसर राइटिंग कर भी रहे हो, मतलब मेरे जो आपको गाइडेंस है उससे कुछ हल भी हो रहा है कि आप मतलब इसी तरह से बस पढ़ते ही जाओगे। तो डू आंसर राइटिंग विच विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आज हमने 2 राइट्स को पूरी तरह से कवर करा है। 29(1) में हमने कंजर्वेशन का राइट देखा है। 29(2) में हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेट मत करना भाई, या डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, इसमें ग्राउंड्स हैं, ठीक है, कि मना नहीं किया जाएगा एडमिशन। 30(1) में हमने देखा रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हो। 30(1) में हमने देखा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। और 30(2) में हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखा, कब? जब सरकार एड देगी। सही बात है दोस्तों। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। कल मिलेंगे रिट्स के साथ। बहुत ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे नहीं, बस मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। रिट्स बहुत समय से, मतलब हम जनरल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट देके रिट्स पूछ लेंगे, लेकिन आप ये कहो कि मैंडमस पे या सर्शुररी पे या प्रोहिबिशन पे एक पूरा क्वेश्चन 25-30 नंबर का है, ये बहुत कम देखा जाता है। हाँ, जनरली आपसे पूछ लेंगे एक मैक्सिम देके, wherever there is a right there is a remedy, explain this, then you have to write आर्टिकल 32 का क्या एसेंस है, क्या शुरुआत, क्यों शुरुआत हुई, क्यों डाला गया। तो उसी हिसाब से देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, सिर्फ हम पॉइंटर्स देखेंगे ताकि आप एक अच्छे से फ्लो चार्ट बना के एक आंसर लिख पाओ। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।